हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो फिर से आ गए हम पी वाई क्यू प्रोबेबिलिटी क्लास 12 लेक्चर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक आज हम करने वाले हैं। और देखो, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ पहले जाकर के आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लो, उनके सॉल्यूशंस को जान लो, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके जैसा आ जाए और आप ना कर पाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो पहले आप जाकर के उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 13वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक इंसान जाना जाता है कि वो 5 में से 3 बार सच बोलता है। ठीक है, अब वो इंसान एक डाई फेंकता है और रिपोर्ट ये देता है कि 4 आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 4। तो अब आप ये बताइए कि जो इसका ये 4 आया था, ये उसने तब बताया जब एक्चुअली उसका 4 आया है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि नंबर कोई और आया और 4 बताया ना। ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में 4 तो आया है, पर वो एक्चुअल में 4 आया है, क्योंकि उसका तो अगर 4 नहीं भी आया होता तो भी ये कह देता कि 4 आया है। पर वास्तव में इसने ये 4 तब बोला है जब उसके डाई पर 4 ही आया है। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज टोटली रिलेटेड टू द बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत होगी कि भाई इसमें गिवन क्या है, यानी कि ए क्या है हमारा। देखो, एक्चुअल में हमारा जो ए है वो 4 है, 4 आ गया, ये हमारा ए हो गया। मतलब जो इवेंट हमें गिवन दे दिया जाता है कि ये चीज़ हो चुकी है, उसे तो आप ए लेते हो ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारा ए होगा वो 4 हो गया। अब इवन क्या होगा, इवेंट 1। इवेंट 1 ये होगा ही गेट्स एक्चुअली अ 4, मतलब उसे सही में 4 मिला है। और E2 क्या होगा, E2 होगा ही डज नॉट गेट 4, उसको 4 नहीं मिला। ठीक है, तो ए क्या है, ये मैंने कहा था कि ए होता है हमेशा गिवन इवेंट। मतलब डाई शोज अ 4, डाई ने 4 दिखाया है, ये में गिवन है, राइट। तो ये हम ढूंढें कि अगर ही गेट्स एक्चुअली अ 4 तो ये कितनी बार आ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एक्चुअली अ 4, डाई पर 4 तो एक ही बार होता है आउट ऑफ 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा 1/6। ही डज नॉट गेट 4, उसको 4 नहीं आता, 4 नहीं मिलता उसको। तो भाई ऐसा तो तभी हो सकता है जब डाई पर 1, 2, 3, 5 या 6 आ जाए, तभी इसका 4 नहीं आएगा, यानी 5 आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 5/6। ओके, तो अब हम बात ये करते हैं यहाँ पर कि अगर हम ये कह दें कि भाई उसका एक्चुअल में 4 आया है, एक्चुअल में 4 आया है और वो बोलता है, रिपोर्ट देता है कि ए। तो ये क्या कहता है कि एक इंसान को जाना जाता है कि 5 में से 3 बार सच बोलेगा। इसका मतलब जब एक्चुअल में 4 आया तो सच ही बोलेगा, लेकिन कितनी बार है ये केस, ये 3 बार है। इसका मतलब ये हो गया आपका 3/5। अब अगर हम ये बात कहें E2 इज गिवन और ए फाइंड करना है, मतलब उसके पास डाई पर 4 नहीं आया और वो ढूंढ रहा है क्या, कि रिपोर्ट करता है कि 4 आया, मतलब झूठ बोल रहा है कि 4 आया। इस बात की क्या संभावना है, सच बोल रहा था 5 में से 3 बार, तो 2 बार तो झूठ बोल रहा है ना। तो 2/5, राइट। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है
कि भाई उसका ए तो आया, ए मतलब क्या, उसका 4 आ गया है, पर वो तब आया है जब वास्तव में उसकी डाई पर 4 दिखाई दे रहा था, एक्चुअल में 4 था। ठीक है, तो ये वाला इवेंट क्या है, एक्चुअली 4, दैट इज E1, मतलब हमें E1 बाय ए बताना है, राइट। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले फेवरेबल आउटकम देन टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। तो पहले मैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो 4 है वो किस किस कंडीशन में आ सकता है, ये सारी कंडीशंस हम यहाँ लिख देंगे, उनकी सारी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख देंगे, दैट इट इज कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब देखो कैसे आ सकता है, भाई ऐसा हो सकता ना कि वो इसके पास एक्चुअल में 4 आया, मतलब एक्चुअली है 4, एक्चुअली है 4, और तब रिपोर्ट करता है कि 4 आया है। उसके पास डाई पर 4 शो नहीं हुआ, पर तब भी ये रिपोर्ट करता है कि 4 आया है, मतलब झूठ बोल रहा है, कैसा इंसान है ना। चलो अब यहाँ पर आ गया फेवरेबल आउटकम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए पूछ रहा है ना हमसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब एक्चुअली ऑफ 4, और जब एक्चुअली ऑफ 4 तब रिपोर्ट करता है 4 के बारे में। ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी आप देख लो कितनी है, ए बाई E1 इज 3/5, 3/5 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर सेम चीज आ जाएगी 1/6 इंटू 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तो ए बाय E2 हमारे पास है 2/5, सॉल्व कर दो। देखो मैं ये कैलकुलेशन ना ऐसे 3 से 6 ऐसे काटता नहीं हूँ, काटने का कारण फिर वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अगर छोड़ देता हूँ तो देखो 6 5 या 30 हो जाता है, 6 5 या 30, 6 5 या 30 ऐसे में लेके काटना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन बनेगी देखो क्या बन जाएगा, 3/6 5 या 30 और 6 5 या 30, 6 5 या 30, वो एलसीएम लेके कट, क्या बच गया यहाँ पर 3 1 3 एंड 5 2 10, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 3 + 10 13, तो ये बन गया आपका आंसर 3/13। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैग 1 contains 4 red and 5 black balls and bag 2 contains 3 red and 4 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then 2 balls are drawn at random without replacement from bag 2. The balls so drawn are both found to be black. Find the probability that the transferred ball is black. Okay, तो ये कहता है कि हमारे पास जो है ना 2 बैग हैं, ये हो गया बैग 1 और ये हो गया बैग 2। ठीक है, ये हो गया बैग 2। अब इस बैग 1 में हमारे पास 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, और बैग 2 में हमारे पास 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लैक बॉल। ठीक, होता क्या है कि आप इस बैग से एक बॉल निकालते हो और इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हो, है ना, इसके अंदर आप इसे ट्रांसफर कर देते हो एक बॉल ट्रांसफर कर देते हो। एक बॉल ट्रांसफर करने के बाद इसमें से आप 2 बॉल निकालते हो,
2 बॉल, और जब 2 बॉल निकालते हो तो उसके बाद आपको ये पता लग जाता है कि भाई वो दोनों बॉल जो है ना ब्लैक कलर की है। अब आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो ब्लैक बॉल आई है वो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब ट्रांसफर की गई जो बॉल थी ना वही आई है। इस बात की क्या संभावना है? तो देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो बॉल हमने ट्रांसफ़र की है वो ब्लैक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने बॉल ट्रांसफ़र नहीं की है वो ब्लैक ना हो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और ट्रांसफर्ड बॉल इज नॉट ब्लैक। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम 2 बॉल निकालते हैं दूसरे बैग में से, इसमें से, तो हमें ये पता चल जाता है कि दोनों बॉल ब्लैक है, यानी जो पता चल गया वो आपका ए है। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बेस थ्योरी। ठीक है, ऐसे पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो देखो ए इवेंट हो गया, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यहीं से तो ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें कितनी ब्लैक बॉल है? 5 है, तो 5 में से कोई भी एक आ सकती है ना, आउट ऑफ 9, तो 5/9 चांसेस है ट्रांसफर की गई बॉल अगर ब्लैक है तो। अब 4 में से कोई एक बॉल रेड चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो ये केस हो जाएगा ट्रांसफर्ड बॉल इज नॉट अ ब्लैक। मतलब अब आपकी बॉल जो ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक के अलावा कोई दूसरे कलर की हुई है, मतलब रेड कलर की हुई है। तो रेड तो देख लो बॉक्स में 4 है ना, ये 4 रेड बॉल, तो ये हो गया 4 और आउट ऑफ 9। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप ये बताओ, आपने जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी है बैग 2 के अंदर, है ना, तो दोनों बॉल ब्लैक आई हैं, इस बात की क्या संभावना है? जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है फर्स्ट बैग से एक बॉल दूसरे बैग में, वो भी ब्लैक कलर की, ये मैं पता है कि ट्रांसफ़र हो चुकी है, तब आप बताओ कि दूसरे बैग से जब आप 2 बॉल निकाल रहे हो तो दोनों बॉल ब्लैक हों, इसकी क्या संभावना है? इस बात का ख्याल रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया आपने, 2 बॉल निकाली हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ पढ़ के देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाला, ठीक है, रख लिया, रिप्लेस नहीं किया, दूसरा निकाला, रख लिया, ये केस है। तो देखो जब आप इसमें एक बॉल ट्रांसफ़र करोगे, कौन सी वाली ट्रांसफ़र करोगे? ब्लैक। तो जब ब्लैक ट्रांसफ़र करोगे तो 4 तो पहले से ही ब्लैक हैं, एक और ब्लैक हो जाएगी, 5 ब्लैक, 4 और 3 7, 7 बॉल पहले से हैं, टोटल एक और बढ़ जाएगा, यानी कि पहली बॉल ब्लैक आ जाए इसके चांसेस आपके 5/8 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और फिर 3 8, टोटल 8 हो जाएंगे, टोटल में भी इंक्रीज हो जाएगा और ब्लैक बॉल की क्वांटिटी में भी। अब एक बॉल ब्लैक कम हो चुकी है, टोटल भी एक कम हो चुका है, तो अब आपके पास 7 टोटल और ब्लैक बॉल 4, तो यानी कि हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो 4/7 मतलब ये आ गया आपका 20/56। मैं देखो काटा पीटी नहीं कर रहा, सॉल्व इसको अभी नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो कैलकुलेशन इजी रहेगी, इससे बजाय इसके कि अभी काट पीट करके फिर मुझे दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, इसको बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो इसमें अगर हम बात करें आगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, क्या मतलब है इसका? मतलब अब ये हो गया कि ट्रांसफ़र बॉल इज़ नॉट ब्लैक, अगर ट्रांसफ़र की गई बॉल ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फिर वो रेड है, यहाँ से रेड भेजी आपने, रेड भेजी तो रेड की क्वांटिटी बढ़ गई, 4 रेड हो गई, 4 ब्लैक हो गई। पर ट्रांसफ़र की गई बॉल ब्लैक हो
या ना हो, हमें तो 2 बॉल निकालनी थी और दोनों ब्लैक ही हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप देखो 4 ही ब्लैक बॉल हैं, तो 4 में से कोई भी एक आ सकती है, ठीक है, एक आ सकती है, तो 4 और टोटल कितने? 8, 4/8 है ना, टोटल तो बढ़ेगा ही, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की गई हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, इनटू, अब दोबारा आपने एक और बॉल निकाली थी तो वो भी ब्लैक है, लेकिन ब्लैक की क्वांटिटी कम हो चुकी है, 4 की जगह बची 3, ठीक है, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और टोटल में भी कम हो गया, टोटल कम हो गया तो टोटल हो गया 7, तो ये बन गया आपका 12/56, 12/56। अब मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, इस बात का मतलब समझो, P ऑफ ए, ये क्या लिखा मैंने, बताओ आप, ये क्या शो करता है P ऑफ ए? देखो ये क्या था, ये था कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ये दोनों बॉल ब्लैक हैं, ये था, है ना। तो अब अगर ये दोनों बॉल अगर ब्लैक हैं तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन P ऑफ ए इस बात को ये बताता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालने जब हम जाएंगे तो ये तब आ सकता है जब ये वाला इवेंट हुआ हो, यानी कि ट्रांसफ़र की गई जो बॉल है वो ब्लैक हो, तब हमारी दोनों बॉल ब्लैक आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफ़र की गई जो बॉल है ना वो ब्लैक ना हो, है ना, ट्रांसफ़र की गई जो बॉल है वो ब्लैक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो भी आपकी दोनों बॉल ब्लैक आएंगी, ठीक है, तो भी आपकी दोनों बॉल ब्लैक आई हैं। इसके क्या चांसेस हैं? तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। E1 की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 5/9, और A/E1 की प्रोबेबिलिटी 20/56 है, ये हो गया 20/56 हो गया, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखो 4/9, ये आ गया 4/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 12/56, 12/56 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखो दोनों का एलसीएम सेम, ये हो गया 100 और ये हो गया 48, 148 हो गया अपॉन 9 इंटू 56, डू नॉट मल्टीप्लाई मत करो, बाद में कर लेंगे, उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं कि फाइनली पूछा क्या था, ये कहा था भाई ये बताओ जब तुम्हें ये पता लग गया है कि दोनों बॉल ब्लैक आ चुकी हैं तो ट्रांसफ़र की गई बॉल जो थी ना वो ब्लैक थी, तो ट्रांसफ़र होने के बाद, ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद ये दोनों बॉल ब्लैक आई थी, तो जो ट्रांसफ़र की गई बॉल थी वो ब्लैक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, तो P/E1 हमें बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये E1 यानी कि जो 2 बॉल थी ब्लैक वो तब जब ट्रांसफ़र की गई बॉल ब्लैक थी, ऐसी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, क्या इसके क्या केसेस बन सकते थे, पहले वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, वो हमारा फेवरेबल इवेंट होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और टोटल प्रोबेबिलिटी से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास है 5/9, ये आपके पास 5/9 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है, A/E1 ये देखो 20/56 है, ये 56 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी देख लो क्या है 148 अपॉन 9 इंटू 56 हो गया, ठीक है, तो इससे आप कट कर दो, ये क्या बचा आपके पास, ये कैलकुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ, 20 इंटू 5 100, 100 बाय कितना हो गया 148, सॉल्व कर दो इसे, ये आ गया 50 और ये आ गया 74, इसको और डिवाइड कर दो तो ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 37, तो 25/37 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लो, होश उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन को देख करके। पहले तो ध्यान से देखो उसके क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा और डिफिकल्ट भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनबायस्ड कॉइन है जिसको आप n टाइम्स टॉस करते हो, पता नहीं कितनी बार टॉस किया है, n टाइम्स मतलब हो सकता है 15 बार भी किया, हो सकता है 15,000 बार भी किया हो, पर ये नहीं पता कितनी बार किया, बस उसको ये बोल दिया गया है कि भैया ये आपने इसको n टाइम्स टॉस किया है ना। तो लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स द हेड अकर्स। ओके, तो जो x है ना वो हेड कितनी बार आ रहा है, भाई आपने n टाइम्स टॉस किया है तो उसमें नंबर्स ऑफ हेड को नोट कर रहा है, एक हेड आया कि दो आया कि तीन आया कि चार आया पाँच आया, इस बात को नोट करता है, ठीक है, यानी x से हम इसको डिनोट करेंगे। अब ये कह रहा है कि p ऑफ x 1, इसका क्या मतलब है, केवल एक हेड आया, n टाइम्स टॉस किया तो एक हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी, दो हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी, और तीन हेड आया उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी जो इनकी प्रोबेबिलिटी है एक हेड दो हेड तीन हेड की प्रोबेबिलिटी ये जो आई है वो AP में है, जब उनको देखते हैं ना रिजल्ट को तो वो AP में दिखाई देती है। तो अब ये बताओ कि वो n की वैल्यू क्या है, यानी कितनी बार आपने उस कॉइन को टॉस किया, ये क्वेश्चन है। तो देखो हम एक काम करते हैं, लेट द कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। हमने मान लिया कॉइन को हमने n बार टॉस किया है, n टाइम्स टॉस किया है। तो अब एक बात सुनते हैं यहाँ पर, देखो अगर हमने उसको n टाइम्स टॉस किया तो अब मैं अगर ये लिखता हूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि भाई एक बार हेड आया है और बाकी बार टेल आया है। तो एक बात तो बताओ, एक बार हेड आया और कितनी बार टेल आया, फिर भाई आपने n टाइम्स कॉइन को टॉस किया है तो एक बार हेड आया है तो n-1 टाइम्स टेल आया होगा, मतलब n-1 टाइम टेल आया आपका, ठीक है, क्या आ गया टेल, n-1 टाइम्स टेल आ गया, है ना। अच्छा ठीक है, तो अब एक हेड आने के क्या चांसेस है, मतलब एक कॉइन को तो एक ही बार टॉस कर रहे हो ना, तो टॉस अगर आप एक बार कर रहे हो तो उस पर हेड आने के क्या चांसेस होंगे, उसके पर हेड आने के चांसेस होंगे 1/2 इनटू, और टेल आने के चांसेस क्या होंगे 1/2, पर टेल आया है n-1 टाइम, यानी 1/2 होल पावर n-1, 1/2 होल पावर n-1, ठीक है। एक बात और, हमें नहीं पता कि जो एक हेड आया है, जो सिर्फ एक हेड आया है, वो कौन से टाइम पर आया है, वो पहली बार में आ गया, दूसरी बार में आ गया, या तीसरी बार में आया, या फिर nth बार में आया, नहीं पता, यानी n प्लेस में से किसी एक प्लेस पर हमारा हेड आया होगा। इस बात के क्या तरीके होंगे, उस बात को हम कैसे दिखाएंगे, मतलब कितनी वैल्यूज होंगी उसकी, कितने तरीके से एक हेड n प्लेस पर आ सकता है, इसके लिए आपको इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा nc1 से, ठीक है, nc1, तो nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, ठीक, और 1/2 इंटू 1/2 होल पावर n-1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, यानी ये बन जाएगा 1/2 होल पावर 1 प्लस n-1 ओनली n, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसको दो हेड भी मिल गए, अगर दो बार हेड आया है n टाइम्स टॉस करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है n में से दो बार माइनस कर दो, n-2 टाइम्स टेल आया होगा, तो यानी कि n-2 टाइम्स क्या आया आपका टेल आया, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होल पावर 2 इनटू, अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और n-2 टाइम्स आया है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/2 होल पावर n-2, ये कितनी बार। बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्या कह रहे हो आप, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा मैंने,
कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है ना। तो अगर मैंने 6 बार लिखा है तो इसे मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बस यही सेम चीज़ वहाँ पर है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 1/2 होल पावर n-2। अच्छा, अब n प्लेसेस में से 2 हेड को प्लेस देनी है। तो n प्लेसेस में से 2 प्लेस पर हेड को शिफ्ट करने के लिए या बिठाने के लिए मुझे जो वेज देखने होंगे वो क्या क्या वेज होंगे? वो होंगे n में से 2 प्लेस पर। तो इसलिए n-2 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 2 प्लस n-2 मतलब n, और n-2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन 2। ठीक है, इंटू 1/2 होल पावर। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 3। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 3 टाइम्स तो आपका हेड आया है और n-3 इंटू टी टाइम्स आपका टेल आया है। तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 थी, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 होल पावर कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं, अनडू का ऑप्शन तो है ना, कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। हाँ, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 होल पावर 3, और आप सोच रहे हो सर आपने बिठाया कि वो तो वही लिखा है। नहीं है कोई बात, अभी बताता हूँ मैं आपको। n-3 इंटू टी, तो टेल आने के जो चांसेस हैं वो 1/2, और n-3 टाइम्स आपने वो हेड आया होगा, सॉरी टेल आया होगा, तो इसके लिए भी यहाँ पर आ जाएगा n-3। अब वही बात आ गई कि n प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पर हेड आया है, तो कितने तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो n प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पर हमने हेड को बिठाया, तो इसके वेज होंगे यहाँ पर n-3। अब n-3 की वैल्यू क्या होगी भाई? n-3 की वैल्यू फाइंड कर लेना, मुझे पता है वैसे तो, मैं लिख देता हूँ n-1 n-2 अपॉन 6, ये वैल्यू होती है। और इसको सॉल्व करोगे 1/2 होल पावर, यह आ जाएगा 3 प्लस n-3 n, 1/2 होल पावर n बन गया। ठीक है, ये आ गई इनकी प्रोबेबिलिटी। अब ये कह रहा था कि ये तीनों, ये और ये एपी में हैं। तो ये देखो, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी अगर एपी में है तो जाहिर सी बात है कि इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ये आपस में बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस को शो करता है, क्योंकि एपी में बोला हुआ है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा इनका, जो मैंने आपको बताया अभी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 देखो क्या है, n-1 अपॉन 2 इंटू 1/2 होल पावर n माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 वो ये है, ये लिख दो, n इंटू 1/2 होल पावर n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 तो ये है n-1 n-2 अपॉन ये हो गया 6 और इंटू 1/2 होल पावर n। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास। अब इसके आगे के कैलकुलेशन को मैं आपको यहाँ लिखूँ। अच्छा, अब बताओ, आप देखो इसे ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखनी थी जो मैं स्किप कर गया, लिख देते हैं इसे वापस, आई एम सॉरी। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर क्या प्रोबेबिलिटी है? x इक्वल टू 2 पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो ये है n-1 अपॉन 2 इंटू 1/2 होल पावर n, ये वैल्यू है यहाँ पर। तो ठीक है, बता सकते हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे, आप ये बताओ कि इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई देता है, कितना कॉमन आ रहा है इसमें से?
इसमें से कॉमन आ रहा है आपका, एक तो n 1/2 होल पावर n, n 1/2 होल पावर n, ये कॉमन आ रहा है, n इंटू 1/2 होल पावर n, ये आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, n - 1 अपॉन 2, n - 1 अपॉन 2, और यहाँ से सिर्फ 1 बचा, इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन देखो क्या है, n n n - 1 n - 1 1/2 होल पावर n 1/2 होल पावर n, मतलब n n - 1 और 1/2 होल पावर n कॉमन है, और कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, देखो n - 2 बचेगा अपॉन 6 बचेगा, माइनस n n - 1 और 1/2 होल पावर n, ये कॉमन आ चुका है, तो यहाँ 1/2 बच गया, ठीक है, ये आया कॉमन। तो 1/2 होल पावर n 1/2 होल पावर n n n, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला आपको, आपको मिल गया यहाँ से n - 3 अपॉन 2, n - 3 अपॉन 2। अब क्या मिला यहाँ पे 6, देखो एक तो बचा यहाँ पर कितना, n - 1 n - 1, और यहाँ बचा आपके पास 6 और 2 का एलसीएम ले लो 6, तो n - 2 और यहाँ से 2 से 6 3 टाइम्स, तो -3 -2 -3 -5, मतलब n - 5 बचा है, ठीक है। 2 से हमने इस 6 को कट कर दिया, 2 3 जा 6, इस 3 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3n - 9, 3n - 3 3 जा 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया आपका कितना, n इंटू n, n स्क्वायर, फिर -5n -n -1 इंटू -n एंड -1 इंटू -5 +5, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, ये बन जाएगा n स्क्वायर -6n + 5 इज इक्वल टू 3n - 9, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, तो बन जाएगा ये n स्क्वायर -6n -3n, और ये बन जाएगा आपका +14 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया आपका n स्क्वायर -9n + 14 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके 14 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 7 टू द, है ना, 7 टू द 14, तो n स्क्वायर -7 n - 2n + 14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन, तो n - 7 -2 कॉमन, n - 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ जाएगा, n - 7 एंड n - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब n = 7 मिल गया और n = आपको मिल जाएगा 2। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है, 7 या 2? देखो 2 नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या रहा है, 1 हेड 2 हेड 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, और n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया है, तो 2 बार टॉस कर लोगे तो 3 हेड कहाँ से मिल जाएंगे, तो इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर 7, इसलिए हमारा आंसर बन गया 7, n = 7। So this is the answer of this particular question. So I believe you must have understood. Now let us move to the next question everyone. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ सेट ऑफ 10 कॉइन्स, हमारे पास 10 कॉइन है। देखो मेहनत तो लगती है और प्रोबेबिलिटी कोई आसान टॉपिक तो है नहीं, है ना, बस बच्चों की हवा ख़राब रहती है प्रोबेबिलिटी से, तो इसलिए इसको आसान तो बिल्कुल मत मानो, मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए भी और करने के लिए भी। इन सेट ऑफ 10 कॉइन्स, 10 कॉइन है, 10 सिक्के हमारे पास हैं। 2 कॉइन्स आर विद हेड ऑन बोथ साइड, 2 सिक्के ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ हेड बना हुआ है, मतलब बायस्ड कॉइन है। अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट, यानी इन 10 कॉइन में से कोई एक कॉइन सेलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है,
और उस कॉइन को 5 बार उसको टॉस किया जाता है। जब उसको 5 बार टॉस किया ना, तो पता लग गया कि जो रिजल्ट है वो हेड था, मतलब 5 बार हेड थे। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 5 बार हेड तब आया है जब हमने सिक्का जो सिलेक्ट किया था वो 2 हेडेड कॉइन सिलेक्ट किया था, मतलब दोनों तरफ उसके हेड बना हुआ था, वो सिक्का सेलेक्ट किया था, तब जाकर के जब उसे हमने 5 बार टॉस किया, तब जाकर के हमारा वो हेड आया था। इस बात के क्या चांसेस है, ये पूछा हुआ है। चलो करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका, हाँ देखिए, होता ऐसा है कि इवेंट इवन क्या होगा, इवेंट इवन है ना, 2 हेडेड कॉइन, इवेंट इवन होगा 2 हेडेड कॉइन। और इवेंट E2 क्या होगा, इवेंट E2 होगा कि अनबायस्ड कॉइन, मतलब या तो बंदा 2 हेडेड कॉइन चूज़ कर रहा होगा या फिर वो अनबायस्ड कॉइन चूज़ कर रहा होगा, यानी दोनों तरफ, एक तरफ हेड बना होगा एक तरफ टेल बना होगा, या तो इस तरह का सिक्का वो चूज़ कर रहा होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन जो है ना वो E2 इवेंट को शो करता है। तो ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, मतलब दोनों तरफ हेड आया, इसके क्या चांसेस है भाई, देखो 2 हेडेड कॉइन 2 है 10 कॉइन में से, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/10, मतलब 1/5। तो E2 क्या होगा, देखो E2 होगा 8/10, 8/10, या फिर 1 - 1/5, 4/5। ठीक है, अब ए क्या है, ए हो गया कि ऑल द 5 टाइम्स हेड, या फिर ऑल द 5 कॉइन्स शोज हेड, या फिर हम ये बोलेंगे कि ऑल 5 रिजल्ट्स आर हेड, ऑल 5 रिजल्ट्स आर हेड, ये बात होगी। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब आपने जो कॉइन चूज़ किया है वो 2 हेडेड कॉइन था, 2 हेडेड कॉइन था, और 2 हेडेड कॉइन चूज़ करने के बाद आपके पास 5 रिजल्ट हेड आए हैं। अरे भाई, जब दोनों तरफ हेड वाला सिक्का ही आपने चुना हुआ है तो उसे आप 5 बार टॉस करो, 50,000 बार टॉस करो, आएगा तो हेड ही दोनों तरफ, मतलब श्योर प्रोबेबिलिटी हो गई है 1, चाहे आप 5 बार टॉस करो या 50,000 बार, क्योंकि दोनों तरफ तो हेड ही आना है, पाँचों टॉस क्या, 50,000 टॉस पे भी यही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। अब आपने सिक्का चुना अनबायस्ड कॉइन, मतलब दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें नहीं है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, तो इसका मतलब अब की बार फर्क पड़ जाएगा, 5 बार हेड आया तो हेड आने के चांसेस तो आधे रह गए ना, 1/2। तो पहली बार टॉस किया तो भी चांसेस 1/2, दूसरी बार टॉस किया आपने तो भी आपका 1/2 रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब 5 टाइम्स। तो 1/2 होल पावर क्या लिख दूँ मैं इसे, 5, मतलब 1/32। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी की। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि ऑल 5 रिजल्ट्स आने के क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी, किस तरीके से ये 5 हेड आए हैं, किन कंडीशंस में आए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो ऐसा हुआ कि अगर हमने सिक्का चुना होता 2 हेडेड कॉइन, तब हमारे 5 हेड आए, प्लस हमने सिक्का चुना होता अनबायस्ड कॉइन, तब हमारे 5 रिजल्ट हेड आए थे। अब E1 क्या है, E1 का मतलब है आपका 1/5 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, तो ए बाई ई वन का मतलब है 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ये कितना है, ये था हमारे पास 4/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू 1/32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू जो कि आया था हमारे पास 1/32। चलो तो इसको सॉल्व कर लूँ, इसको काट देता हूँ मैं यहीं पर, तो ये आ गया मेरे पास 4 8 ज़ा, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1/5 हो गया ये, प्लस ये आ जाएगा आपका 1/40, 8 5 40 है ना, 1/40, तो 40 इसका एलसीएम हो गया, तो 5 से 40, 8 टाइम्स 8 प्लस 1 9, 9/40, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 9/40। अब हमें निकालना था क्या, हमें ये निकालना था कि भाई हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पांचों हेड आ चुके हैं, पर ये पांचों हेड आपके तब आए ना बच्चे, ये तब आए हैं जब आपको पता चल चुका है, हाँ आपको पांचों हेड हमारे आ चुके हैं, पर हमें तब बताना है कि जब हमारा वो सिक्का 2 हेडेड कॉइन था, यानी कि इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अब तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बेस थ्योरम से, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो इवन क्या है हमारे पास, इवन रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास है 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ये देख लो 1, ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी 9/40, तो क्या हो जाएगा ये 9/40, इसको ऊपर लेके गए तो ये बन गया हमारे पास 40 अपॉन 5 इंटू 9, तो 5 8 ज़ा 40, ये बन गया आपका 8/9, तो रिजल्ट आया हमारे पास 8/9। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ फेयर कॉइन बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। मतलब एक सिक्के को कम से कम नहीं, एक सिक्के को आप कितनी बार उछालेंगे, कितनी बार टॉस करेंगे कि कम से कम एक हेड 80% से ज़्यादा आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बात पल्ले नहीं पड़ रही लेकिन पड़ेगी पल्ले, बहुत ध्यान से सुनो, समझ में आएगा सब, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने सिक्के को टॉस किया n टाइम्स, लेट द कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, हमने एक सिक्के को n टाइम्स टॉस किया, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है भाई देखो n बार टॉस कर रहे हो ना, तो n तो उसने दिया नहीं, अब n कुछ भी हो सकता है, वो मान लो 10 हो सकता है, वो हो सकता है 5 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने के जो चांसेस है वो 80% से ज़्यादा हो। अब एक हेड कैसे आ सकता है, कम से कम एक हेड, देखो कम से कम एक हेड कह रहा है, तो कम से कम एक हेड का मतलब ये हो गया एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं, n हेड भी आ सकते हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा कि एक हेड की, 2 हेड की, 3 हेड की, n हेड की, फिर सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ो। इतना बड़ा टीडियस टास्क है, मैं तो नहीं कर सकता इतना काम, मैं तो शॉर्टकट अपनाता हूँ। देखो एक काम करता हूँ, देखो मुझे पता है कि कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी और कम से कम मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड, कम से कम एक हेड यानी एटलीस्ट 1 हेड, और 0 की प्रोबेबिलिटी, इनका सम 1 होता है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेता हूँ ना, मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 यानी एक भी हेड नहीं, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है
इनका सम 1 होता है। तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो ये कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड नहीं है। तो ये हमारा हो गया एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड है, वन हेड, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मोर देन 80% होनी चाहिए, 80% से ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन 80% ये होना चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड हमने निकाला हुआ है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए 80%, यानी 80/100। सॉल्व कर लो इसे, कितना आ गया? 4/, ये आ गया 4/5, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड ग्रेटर देन 4/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 1 को उधर शिफ्ट कर दो, ये आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 4/5 माइनस 1। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन माइनस 1/5, माइनस 1/5, ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन है तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज लेस देन 1/5, ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस वजह से मैंने ये लेस देन 1/5 कर दिया, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है क्या भाई? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक भी हेड नहीं है, और एक भी हेड नहीं है ये कब होगा ऐसा? यानी n बार आपने कॉइन टॉस किया और आपका एक भी बार हेड नहीं आया, तो क्या आया होगा भाई? टेल आया होगा, टेल आया होगा। मतलब आपने एक बार टॉस किया तो भी टेल आया, 2 बार टॉस किया तो भी टेल आया, 3 बार टॉस किया तो भी टेल आ रहा है। अरे सिलसिला रुक ही नहीं रहा, ये कहाँ तक? n/, तक, यानी n टाइम्स तक आपने टॉस किया, आपने टॉस किया n टाइम्स तक, तो भी आपका 1/2 1/2 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्योंकि टेल ही आ रहा है। जब टेल आएगा तभी नो हेड आएगा। इज लेस देन 1/5, तो इसका मतलब 1/2 n टाइम्स तक जा रहा है, तो 1/2 होल पावर n लिख सकते हैं, लेस देन 1/5। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/2 रेज टू द पावर n लेस देन 1/5। मतलब n की कुछ ऐसी वैल्यू हो जिसको सॉल्व करने पर हमेशा रिजल्ट 1/5 से कम होना चाहिए। तो देखो मैं रख के देखता हूँ, n इक्वल टू 1, 1/2, 1/2 ज़्यादा है 1/5 से, फिर 2 रखा, 1/4, 1/4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/5, छोटा नहीं है। अब रखा 3, तो 1/8, यस 1/8 इज लेस देन 1/5। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा रखने पर हमेशा वो 1/5 से कम दिखाई देगा। तो मतलब वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई बिलीव क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मतलब पता नहीं कितनी बार आया होगा, और है बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, और आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। A and B throw a die alternatively till one of them gets a number greater than 4 and wins the game. If A starts the game, what is the probability of B winning? मतलब A और B क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। क्या थ्रो करते हैं? डाई को थ्रो करते हैं ना, और वो तब तक फेंकते हैं जब तक कि 4 नहीं आता। मतलब जिसका भी 4 आ जाता है, 4 या 4 से बड़ा, नहीं ये नहीं बोला, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है।
मतलब जब तक फेंकते हैं जब तक उनका 4 से बड़ा नंबर नहीं आता, एंड विन्स द गेम। मतलब 4 से बड़ा नंबर आते ही वो गेम को जीत जाता है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, कोई भी हो। तो ये कह रहा है कि अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो ये बताओ कि बी के जीतने के क्या चांसेस होंगे। तो 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा है चैलेंजिंग है। बताता हूँ मैं आपको, देखो कैसे होगा। देखिए हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, तो गेम को जीतने के क्या चांसेस होंगे। भाई देखो, गेम तभी जीता जाएगा जब उसका 4 से बड़ा नंबर आएगा। तो 4 से बड़ा नंबर 5 या 6, तो 2 नंबर हो गए 2/6, मतलब डाई पे 6 नंबर होंगे ना, तो ये बन गया 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, नॉट विनिंग, हाँ तो यहाँ पर भी स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम। वैसे मैथ्स में तो इतना तो थोड़ा बहुत चल जाता है स्पेलिंग से। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 - 1/3, ये आ जाएगा आपका 2/3। तो 4 से बड़ा नंबर आया तो जीतेगा, 4 से छोटा नंबर आएगा, 4 या 4 से छोटा नंबर आएगा तो हार जाएगा, तो 2/3। तो बात करते हैं यहाँ पर कि बी के जीतने के चांसेस क्या होंगे। देखो, इफ़ ए स्टार्ट्स गेम, इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम, अगर गेम ए स्टार्ट करता है तो अगर ए का पहले बार में ही 4 से बड़ा नंबर आ गया तो ये जीत जाएगा गेम, बी तो खेलेगा ही नहीं। पर ये कह रहा है कि बी के जीतने के चांस क्या है। तो बी के जीतने के चांस तब हैं जब ए फेल हो जाएगा, है ना। तो पहली बार में अगर ये ए स्टार्ट करता है डाई को फेंकना, है ना, तो ये फेल अगर हो गया तभी बी का नंबर आएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया इफ़ ए स्टार्ट द गेम देन बी थ्रो, क्या लिख रहे हैं, हाँ, इफ़ ए स्टार्ट द गेम एंड ही फेल्स, ही गेट्स फेल्स या ही फेल्स, अगर वो फेल हो जाता है देन बी स्टार्ट। तो देखो, फेल होने को हम एफ ले रहे हैं और सक्सेस होने को एस ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पहले ए फेल हो गया तो बी का चांस आया, और वो मान लो उसने टॉस किया और वो गेम जीत गया। एक तो ये केस हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी कि दूसरे बार में ही बी जीत गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने टॉस किया, फेल हो गया, बी ने टॉस किया, फेल हो गया, फिर ए की बारी आई, फिर इसने टॉस किया, वो फेल हो गया, तब जाकर के बी की बारी आई, फिर उसने टॉस किया, वो पास हो गया, यानी कि सक्सेस हो गया। ये चांस भी हो सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने डाई फेंकी, फेल हो गया, नहीं जीत पाया, बी नहीं जीत पाया, फिर ए ने टॉस किया, नहीं जीत पाया, बी ने टॉस किया, ये भी नहीं जीत पाया, फिर ए ने टॉस किया, नहीं जीत पाया, फिर बी ने टॉस किया, वो जीत गया। ऐसे चांसेस ये आगे तक चलते चले जाएंगे। और कहाँ, ये तो इनफाइनाइट तक इस तरीके का केस बनता चला जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो, एफ मतलब फेल की प्रोबेबिलिटी। फेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल की प्रोबेबिलिटी 2/3। विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। फेल 2/3 होल पावर 3। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सक्सेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम बता रहे थे, फेल, तो फेल 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 यानी 5 बार, तो 2/3, फेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 होल पावर 5, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब ये सिलसिला ऐसे ही लगातार इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता चला जाएगा। तो अब देखो, इनमें से कुछ कॉमन बनता है क्या, यस, 2/3 1/3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 1 प्लस
2/3 कॉमन निकाल चुके हो, 1/3 कॉमन निकाल चुके हो, तो 2/3 होल पावर 2 बचा आपके पास, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2/3 होल पावर 4, ठीक है, 2/3 होल पावर 4, और 1/3 हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस इनफाइनाइट टाइम्स तक ये। अगर ऐसे आप ध्यान से देखो ना, तो ये आपकी जीपी बन गई, जीपी क्लास 11 में करी होगी आपने, देखो जीपी। तो ये इसका फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या आएगा, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस, तो ये बन जाएगा आपका 4/9, यानी ए तो हो गया आपका, यहाँ बाहर क्या था 2/3 इंटू 1/3, और ए हो गया आपका यहाँ पर 1, और आर जो था ना कॉमन रेशियो 2/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 4/9, और क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 माइनस आर होगा, तो a हो गया 1 माइनस आर हो गया 4/9, ठीक है। तो ये बन गया आपका नीचे यहाँ पर 2/9 हो गया, और ये बन गया आपका यहाँ पर 9 माइनस 4, यहाँ पे आ गया 5 और 9 ऊपर, ठीक है, तो ये आ गया 2/5। तो यानी कि बी के जो जीतने के चांसेस होंगे वो 2/5 होंगे। अभी इसी में उल्टा घुमा के पूछ लेता कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चांसेस ऑफ नॉट विनिंग द गेम बाय बी, तो बी के गेम को ना जीतने के चांसेस क्या होते हैं, तो बी के गेम को जीतने के चांसेस निकाल लो और 1 में से माइनस कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को आप 3 बार टॉस करते हो, और जिसमें से कुछ इवेंट हैं ए और बी जो कि डिफाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि ए तो हो गया कि 5 ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकेंड थ्रो, मतलब 3 बार फेंका तो पहले टॉस पर 5 आया, दूसरे टॉस पर 6 आया, ये हो गया आपका इवेंट ए। तीसरे टॉस पर क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि पहले टॉस पर 5 है, दूसरे टॉस पर आपका 6 है, ये मैं पता है, ये हमारा इवेंट ए हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि अगर हमारा इवेंट ए यही है जो यहाँ पे बोल रहा है वो कि 5 ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकेंड थ्रो, तो इसमें कौन कौन से आउटकम बन सकते हैं, देखो पहले टॉस पर 5 तो है, दूसरे टॉस पर 6 भी है, तो 5 6 1 थर्ड थ्रो पे आ सकता है, 5 6 और 2 तीसरे टॉस पर दूसरे टॉस पर आ सकता है, ये भी हो सकता है कि 5 6 3 आ जाए, ये भी हो सकता है कि आपका 5 6 4 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 6 5 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 6 6 आ जाए, ठीक है। ये इवेंट ए हो गया जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बी, जो इवेंट बी है वो ये बोल रहा है कि 3 या 4 आएगा ऑन द थर्ड थ्रो, यानी कि तीसरे टॉस पर 3 या 4 होगा, पहले टॉस पर क्या हो सकता है ये नहीं पता। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको क्या क्या आउटकम हो सकते हैं इसके अंदर, देखो 1 दूसरे टॉस पर ये कह रहा है 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो, हाँ ठीक है, मतलब थर्ड थ्रो पर 3 या 4 में से कोई एक नंबर होगा, यानी कि पहले 2 टॉसेस पर कुछ भी हो सकता है। देखो 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 1 3 भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, पहले 1 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 3 हो सकता है, 1 1 4 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 फिर 3 3 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, क्योंकि देखो तीसरे टॉस पर जो है ना 3 या 4 हो सकते हैं, लेकिन पहले 2 टॉस पर कुछ भी हो सकता है, फिर 1 4 3 हो सकता है, 1 4 4 हो सकता है, 1 5 3 हो सकता है,
153 हो सकता है, 154 हो सकता है, फिर 163 हो सकता है और 164 हो सकता है। अब अगर देखो केवल मैंने अभी 1 का एग्जांपल लेके बताया, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, पर मैं कब तक बनाता रहूँगा, मैं सारे थोड़ा ना बना सकता हूँ। तो डॉट डॉट किया, अब आगे सुनो, देखो जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनो। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर मैंने पहले बनाए, फिर बीच में बदलता गया, एक को दो बार रिपीटेशन में लिया, इसलिए क्योंकि 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो 1 1 3 आ सकता है, 1 1 4 आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, 1 2 4, 1 3 3, 1 3 4, 1 4 3, 1 4 4, 1 5 3, ठीक है, 1 5 4, 1 6 3, 1 6 4 आ सकता है। उसके आगे और भी हो सकता है, जैसे 2 1 3, 2 1 4, है ना, 2 2 3, 2 2 4, इस तरीके से भी बनेंगे आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से स्टार्ट करने पर 12 बन रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी अभी 6 नंबर बचे हैं ना, तो 6 12 6 का कितना हुआ 72, तो 72 आउटकम्स इसके बनेंगे बी के लिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 आउटकम बने, और नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर बी दैट इज़ 72, है ना। 72 मैंने अभी आपको बताया कैसे बनेंगे। और अगर मैं बात करूँ टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 3 डाई टॉस किया ना आपने, तो 6 × 6 × 6 216 होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पूछा क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब ए पता चल जाए। मतलब आपको ये पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आपको ए पता चल जाए। तो फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला आ गया है। अब बी और ए में कॉमन क्या है, पहले देखो बी और ए, ये बी है ये ए है, तो बी और ए में देखो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं ए में, तो बी वाले में भी 5 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर में कॉमन कुछ मिलेगा, पर क्या, पर वही मिलेगा जिस पर 3 थर्ड थ्रो पर 3 या 4 आ रहे होंगे। तो देखो 5 6 1, 5 6 2, 5 6 3, हाँ 5 6 3 1 तो मिलेगा क्योंकि थर्ड थ्रो पर 3 मिल रहा है, फिर 5 6 4, 4 भी मिल रहा है, तो यानी कि 5 6 3 और 5 6 4 ये कॉमन होगा बी में भी और उसमें भी, तो ए और बी में 2 ही केवल आउटकम कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए 2 आउट ऑफ टोटल, है ना, 2 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने 216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6, यानी इसमें 6 आउटकम है, आउट ऑफ कितने 216, ठीक है। इसको कट किया आपने, क्या मिल गया आपको 1/3। तो हमें ये पता लग गया यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड दैट इज़ 1/3। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पीपल, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। चलिए लेते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, कि 40% स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज रिसाइड इन हॉस्टल and the remaining reside outside. At the end of the year, 50% of the hosteliers got A grade, while from outside student only 30% got A grade in the examination. ठीक है. At the end of the year, a student of the college was chosen at random and was found to have a A grade. What is the probability that the selected student was a hostelier? 40% स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, यानी कॉलेज में ही, कॉलेज के स्टूडेंट जो है ना हॉस्टल में रहते हैं, और बाकी बचे हुए स्टूडेंट बाहर रहते हैं, ठीक है, वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में ये पता लगा कि 50% जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे तो उनका ए ग्रेड आया है, मतलब टोटल स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट का ए ग्रेड आया, लेकिन वो हॉस्टलियर थे, है ना। और वाइल फ्रॉम आउटसाइड स्टूडेंट ओनली 30% गॉट ए ग्रेड, जो बाहर रहते थे उनमें से केवल 30%, टोटल में से 30% को केवल ए ग्रेड मिला है। तो साल के अंत में एक स्टूडेंट का चुनाव होता है और ये पाया जाता है कि उसका ए ग्रेड आ गया, मतलब ये पता लग गया कि उसका ग्रेड ए आया है। अब ये बताइए कि जिसका ए ग्रेड आया है वो एक हॉस्टल में रहने वाला लड़का था, इसके चांसेस आपको बताने हैं।
तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से, बेस थ्योरम तो रखा पड़ा है, इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा हमेशा। तो देखो जो इवेंट ई ले रहा हूँ, यानी जो मुझे पहले से क्वेश्चन में दे दिया है ना, तो स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड मिला है, और इवन इवेंट है स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलियर, ठीक है। और E2 इवेंट ले लेता हूँ, स्टूडेंट इज नॉट अ हॉस्टेलियर, ठीक है, ये हॉस्टेलियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टेलियर कितने थे, 40%, ठीक है, 40%, यानी 40/100, डिवाइड मत करो, किए रहने तो बाद में देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जो हॉस्टल में नहीं रहते थे, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, 60, तो 60/100। अब बात करें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर E1, यानी कि हॉस्टेलियर सेलेक्ट किया और उसका ग्रेड आ गया ए, है ना, ए ग्रेड आ गया, इसके क्या चांसेस हैं, इसके चांसेस दे रखे हैं कि हॉस्टल में रहने वाले के चांसेस थे ए ग्रेड आने के 50%, 50%, तो 50/100, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2, मतलब ये हॉस्टल के बाहर का लड़का था, जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया हॉस्टेलियर नहीं था, वो बाहर रहता था, तो इसके क्या चांसेस हैं ए ग्रेड आने के, है ना। तो देखो इसके चांसेस थे आउटसाइड स्टूडेंट ओनली 30%, तो उसके चांसेस थे केवल 30%, तो 30/100 हो गया। अब निकाल लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका क्या मतलब है कि ए ग्रेड आने के कितने कितने तरीके से ए ग्रेड आ सकता था और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। देखो ऐसे आ सकता था कि हमने चुनाव किया हॉस्टल में रहने वाले लड़के का, जब ये पता लग गया कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के का चुनाव हो चुका है, तो उसका ग्रेड आया ए प्लस। ऐसा हो सकता है कि हमने चुनाव किया आउटसाइडर का और उसका भी ग्रेड आ गया ए, उसका ग्रेड आ गया ए, ठीक है जी। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है आपका, ये आपका है 40/100, ये 40/100 था आपका, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, तो E/E1 मतलब E/E1 हमने निकाला हुआ था, देखो 50/100 है, 50/100 एंड प्लस E2 क्या है हमारे पास 60/100 है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो A/E2 यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया, ये A/E2 की जगह पर यहाँ पर आपका E आएगा, तो E/E2 देखो क्या है, E/E2 आपका 30/100 है, ठीक है। एक एक जीरो कट कर लो, तो ये हो गया 5 4 जा 20 और नीचे 100, यानी कि 20/100 और यहाँ 6 3 जा 18 अपॉन कितना हो गया ये 100, यानी ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया हमारे पास 38/100। पर हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ई, मतलब ये ए ग्रेड आया बच्चे का पर वो हॉस्टेलियर था। तब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो पता लग गया पैटर्न करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखो क्या था, 40/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 50/100, E/E1 that is 50/100 and total probability that is 38/100. ठीक है, 38/100. तो जीरो से ये वाला जीरो भी कट कर दो, इससे ये कट कर दो, तो ये आ गया 20/100, 100 कैंसिल हो गया, 20/38. तो इसको डिवाइड कर लो 2 से 10 बार में और 2 से 19 बार में, तो 10/19 is the answer of this particular question, right? So I believe you must have understood people. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, thank you so much all of you. Have a good day.